हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइएगा बेटा। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हैं बच्चों? ठीक हो? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सभी को आ रही है? कोई तकलीफ नहीं है? दिखाई दे रहा हूं? कोई तकलीफ नहीं है? सही, ठीक है। ओके, सो बेटा हम पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे बेटा, और इस पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन में हम मादा जनन अंग पढ़ रहे थे। गायनोशियम की हम लोगों ने बात करी थी, जो बना हुआ था किससे? अंडप से बना हुआ था बेटा। ये अंडप जो था, यह स्त्री केसर जो था, 3 भागों से बना हुआ था। वर्तिकाग्र जिस पर प्लेटफॉर्म है, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, अवतरण मंच है जिसके ऊपर परागकण आते हैं, ये वर्तिका है जो लंबा है। संकरा भाग है, अंडाशय है बेटा, फूला हुआ भाग है जिसके अंदर कौन पाया जा रहा है? बीजांड। बीजांड की संख्या 1 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये बीजांड के भाग थे जो हम लोगों ने पढ़े थे। इसमें से अध्यावरण कहाँ है, बीजांड वृंत कौन है, निभाग क्या है, नाभिका क्या है, बीजांड द्वार क्या है, बीजांड काय क्या है, भ्रूणकोश हमें पढ़ना है। ठीक है, भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकाएं हैं, 8 केंद्रक है, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर अब पढ़नी है। गुरु बीजाणु जनन हमने पढ़ा था, जिसमें गुरु बीजाणु जो होती है, जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे की तरफ होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। 3 क्यों नष्ट हो जाते हैं? सीधी सी बात है बेटा, ये एंजियोस्पर्म्स हैं, और जीव जो होते हैं अपने अनुकूलन के लिए, अपनी उत्तरजीविता के लिए क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक ऐसी संरचना जो आगे चलकर युग्मक बनाने वाली है, उसको ज्यादा से ज्यादा पोषण मिले, वो प्रोटेक्ट रहे। तो ये 3 जो होते हैं, ये धीरे धीरे इनका ह्रास हो जाता है, और प्रोटेक्शन के हिसाब से और पोषण के हिसाब से और विकास के हिसाब से ये एक बच जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पोषण एक कोशिका को मिले, क्योंकि अगर बराबर बराबर पोषणीय पदार्थ अगर हम बांट दे तो यहां पर एनर्जी का भी लॉस हो जाएगा, है ना। इसी वजह से एक गुरु बीजाणु बचती है, और वो एक गुरु बीजाणु जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है, जिसको हमने क्रियाशील गुरु बीजाणु बोला था। इसी चीज को आज हमें पढ़ना था। क्या इस भ्रूण कोश के विकास को हमें पढ़ना है? आइएगा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? किसका निर्माण करने वाले बेटा? भ्रूण कोश का निर्माण करने वाले। सबसे पहले भ्रूण कोश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? याद रखना, भ्रूण कोश को इंग्लिश में बोला जाता है एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। ये वर्ड याद रखना, भूल मत जाना। भ्रूण कोश कौन था? भ्रूण कोश कौन था? मादा युग्मकोद भिद्ध था। भ्रूण कोश कौन है? मादा युग्मकोद भिद्ध है। बताओ दीप्ति यादव, क्या हो गया? भ्रूण कोश कौन है बेटा? मादा युग्मकोद भिद्ध है, जिसके अंदर किसका निर्माण होएगा? मादा युग्मक का। ये 4 कौन है? यहां पर आपको सामने दिखाई दे रही है। ये 4 कौन है? मेगास्पोर है, गुरु बीजाणु है, जो किससे बनी है? सर गुरु बीजाणु जनन करके। ये हमने पीछे गुरु बीजाणु जनन कराया, और 4 क्या बना दी थी? गुरु बीजाणु बना दी है। ठीक है, अब ये जो 4 गुरु बीजाणु जो है, इनमें से 3 गुरु बीजाणु धीरे 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 क्या होती जाएंगी? नष्ट होती जाएंगी, और केवल एक जो है उसको पोषण मिल जाएगा। अब ये जो एक जो थी, ये जो बच गई है, ये साइज में क्या हो जाएगी सर? बड़ी हो जाएगी। पोषण मिलेगा, साइज में बड़ी हो जाएगी। इसको हमने क्या बोला है? क्रियाशील गुरु बीजाणु। याद रखना, जो एक गुरु बीजाणु बच जाती है उसका नाम क्या होता है? क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब ये क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है, आप मुझे बताएंगे इस क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? जल्दी से सर। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है बेटा? अभी मैंने आपको नहीं बताया बेटा। सेकेंडरी न्यूक्लियस जब आएगा तो आएगा, ठीक है। जो ध्रुवीय केंद्रक है ना, 2 ध्रुवीय केंद्रक, वो ही सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाते हैं। ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर ये क्रियाशील गुरु बीजाणु हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि ये गुरु बीजाणु से बन रही थी। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से ये जो 4 गुरु बीजाणु जो थे, ये 4 गुरु बीजाणु जो थे, इन 4 गुरु बीजाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से हुआ। तो चारों की चारों कैसी थी? अगुणित। ये भी अगुणित, अगुणित, अगुणित। 3 नष्ट हो गई है, 1 बच गई है। तो जो 1 बच गई है वो अगुणित है, आकार में बड़ी हो जाएगी, तब भी क्या रहेगी? अगुणित रहेगी। तो ये है क्रियाशील गुरु बीजाणु, जो कैसी है? हैप्लॉइड है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस हैप्लॉइड सेल के अंदर विभाजन कराना है तो पहले केंद्रक का विभाजन होएगा, और केंद्रक का विभाजन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं सर? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। मैंने कहा तो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होएगा तो कितने केंद्रक बन जाएंगे सर? 2 केंद्रक बन जाएंगे।
ठीक है सर, पीएमसी और एमएमसी में अंतर बता दीजिए। पीएमसी पोलन मदर सेल, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। पोलन मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। वो नर जनन तंत्र की कोशिका थी, ये मादा जनन तंत्र की कोशिका है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर आपने हैंड रिटन नोट्स में दिए, फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया बेटा, आतिश सक्सेना? जानबूझ के तंग करने आते हो क्या? मजा आता है जानबूझ के तंग करने में? ये एक कोशिका थी, ठीक है, क्रियाशील गुरु बीजाणु थी। उस क्रियाशील गुरु बीजाणु के अंदर क्या हो गया सर? ये हमारी क्रियाशील गुरु बीजाणु थी। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु के अंदर एक केंद्रक था। एक केंद्रक से कितने बन गए हैं? 2 केंद्रक बन गए हैं। एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए हैं सर? 2 केंद्रक बन गए हैं। यानी क्या हो गया सर? कैरियोकाइनेसिस हुआ है, यानी माइटोसिस हुआ है, यानी समसूत्री विभाजन हुआ है। 2 बराबर बराबर केंद्रक है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। यानी कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री गुणसूत्रों की संख्या क्या है? समान है। ठीक है जी। अब हिसाब से इसके बाद में क्या होना चाहिए था सर? कोशिका द्रव्य का विभाजन होना चाहिए था, 2 कोशिका बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अब इसका कारण क्या हो सकता है? कोशिका प्लेट का निर्माण नहीं हुआ। अभी सिर्फ इतना सा केंद्रक का विभाजन हुआ है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। ओके जी। अब इसके बाद फिर से क्या होएगा सर? 2 से फिर वापस से क्या होएगा सर? विभाजन होएगा। ये 2 केंद्रक हैं, 2 केंद्रक से फिर क्या बन जाएंगे सर? यहां पर 4 केंद्रक बन जाएंगे। ये 2 केंद्रक है, 2 केंद्रक से क्या बन जाएंगे सर? यहां पर 4 केंद्रक बन जाएंगे। अब आप मुझे बताइएगा, पहली बार विभाजन हुआ, एक बार विभाजन हुआ, इसको हमने क्या बोला? एक बार समसूत्री विभाजन। एक बार समसूत्री विभाजन यहां पर हुआ, फिर यहां पर आपने एक बार और समसूत्री विभाजन कराया। कितने केंद्रक हो गए हैं? 4। सिमिलरली आप यहां पर अब क्या कराएंगे सर? एक बार और समसूत्री विभाजन कराएंगे। एक बार और समसूत्री विभाजन कराएंगे तो 4 से कितने हो जाएंगे सर? 4 से कितने हो गए हैं? ये 8 हो गए हैं। तो कुल मिलाकर आपने कितनी बार समसूत्री विभाजन कराया सर? टोटल हमने 3 बार माइटोसिस कराया है, 3 बार हमने यहां पर समसूत्री विभाजन कराया है। जहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या रही है? समान रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन बोलते हैं। फाइनली कितने केंद्रक बन गए हैं सर? यहां पर 8 केंद्रक बन गए हैं। 8 के 8 केंद्रक जो हैं वो कैसे हैं? हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये सारे के सारे कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। 4 इस ध्रुव पर है, 4 इस ध्रुव पर है। यहां 4 में से 1 सरकते हुए केंद्र की ओर आएगा, यहां से 4 से सरकते हुए 1 केंद्र की ओर आएगा, कुछ इस तरीके से। तो फाइनली व्यवस्था क्या हो जाएगी सर? 3 + 2 + 3। इस व्यवस्था में आपके सारे के सारे केंद्रक लग जाएंगे। यानी ये कौन था सर? ये हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु था। ये कौन था सर? ये क्रियाशील गुरु बीजाणु था, जिसमें पहले 1 केंद्रक मिल रहा था, अब कितने मिल रहे हैं सर? 8 केंद्रक मिल रहे हैं, जिसमें 3 एक ध्रुव पर हैं, 3 एक ध्रुव पर हैं और 2 बीच में हैं। फाइनली अब क्या होएगा सर? यहां तक, यहां से यहां तक हमने कितनी बार समसूत्री विभाजन देखा सर? 3 बार माइटोसिस देखा, यानी 3 बार समसूत्री विभाजन देखा। क्या इन 3 बार समसूत्री विभाजन में क्या कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ या सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुआ? ओनली क्या हुआ था सर? कैरियोकाइनेसिस हुआ था। सिर्फ क्या हुआ था? कैरियोकाइनेसिस हुआ था। केवल हुआ था केंद्रक का विभाजन। केवल क्या हुआ? केंद्रक का विभाजन हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ये 8 केंद्रक बन जाते हैं, अब इस 8 केंद्रक बनने के बाद में, सॉरी कहां गया? जैसे ही 8 केंद्रक बन जाते हैं, इन 8 केंद्रकों के बनने के बाद में, 8 केंद्रकों के बनने के बाद में अब क्या होगा? अब होएगा क्या सर? कोशिका द्रव्य का विभाजन। और याद रखना, प्लांट के अंदर जब कोशिका द्रव्य, ये जो कोशिका द्रव्य जो है, इसको जब बांटा जाता है तो उस टाइम पर क्या बनती है? सेल प्लेट बनती है। और वो सेल प्लेट जब बनती है तो कोशिका भित्ति बनती है। यानी यहां पर इस तरीके से कोशिका भित्ति का निर्माण होएगा। यहां पर कोशिका भित्ति का निर्माण होएगा। तभी तो जरा सोचे, साइटोप्लाज्म डिवाइड होएगा, अंदर का जो कोशिका द्रव्य तभी तो बटेगा।
तो कितनी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ? सर 3 कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। क्या ये केंद्रक एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं? ये केंद्रक इससे, ये इससे, ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। लेकिन सर ये दोनों अभी तक सेपरेट नहीं हुए। इट मींस इनके ऊपर अभी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है। अभी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है। तो हमारी एनसीईआरटी ने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है क्या, कि ये जो 8 केंद्रक जो थे, इन 8 में से 6 केंद्रक एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। कैसे? कोशिका भित्ति के निर्माण के कारण, जिससे क्या हो जाती है, टोटल यहां पर इन 6 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये 6 सेल बन जाती है जिन पर सेल वॉल है। अब यहां पर क्या होएगा? हालांकि हमारी एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, जो डिटेल्स में जब हम जाते तो हमें पता लगता है, बाद में कोशिका भित्ति बनती तो है, बाद में कोशिका भित्ति बनती तो है, लेकिन वो कोशिका भित्ति इन दोनों केंद्रकों को सेपरेट नहीं करती। यानी एक ऐसी कोशिका बनती है बड़ी सारी, जिसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। तो फाइनली क्या बनता है सर? ये अवस्था बनती है जिसमें 3 कोशिका इधर है, 3 कोशिका इधर है, और एक बड़ी सी कोशिका है जिसके अंदर 2 केंद्रक है। ये दोनों केंद्रक सेपरेट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोशिका भित्ति नहीं बनी थी। इन दोनों के बीच में कोशिका भित्ति बनी, इन दोनों के बीच में कोशिका भित्ति बनी, इन दोनों के बीच में कोशिका भित्ति बनी, यानी तीनों केंद्रक सेपरेट। इन दोनों के बीच में कोशिका भित्ति बनी, इन दोनों के बीच में कोशिका भित्ति बनी, इन दोनों के बीच में कोशिका भित्ति बनी, यानी तीनों केंद्रक सेपरेट। लेकिन इन दोनों के बीच में कोशिका भित्ति नहीं बनी। एक कोशिका भित्ति ऐसी बनी कि जिसके कारण ये दोनों केंद्रक एक ही सेल में आ गए हैं, जिसकी वजह से यहां पर ये जो सेल जो होएगी, ये वाली कोशिका जो होएगी, ये एक बड़ी सी कोशिका जो सेंटर में पाई जा रही है, केंद्र में पाई जा रही है, जिसके अंदर 2 केंद्रक पाए जा रहे हैं। इन दोनों केंद्रकों को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। क्यों ध्रुवीय केंद्रक? क्योंकि ये कहां से आया था सर? ये इस ध्रुव से आया था, ये इस ध्रुव से आया था, यानी ध्रुवों से उठकर बीच में आए थे। तो ये क्या कहलाएंगे सर? ध्रुवीय केंद्रक कहलाएंगे। ये बड़ी सी कोशिका क्या कहलाएगी? आपकी केंद्रीय कोशिका कहलाएगी। ये 3 कोशिका जिसको हमने बोला है पृथ्वी संत या प्रतिमुखी कोशिका, जो किधर की ओर होती है? याद रखना, निभाग की ओर होती है। किधर की ओर होती है? निभाग की ओर होती है। केंद्र में कौन होती है? केंद्रीय कोशिका। ये 2 कौन थे सर? ध्रुवीय केंद्रक। अब यहां पर जो 3 कोशिका थी, इन 3 कोशिकाओं में से एक कोशिका जो है वो है मादा युग्मक। कौन? अंड कोशिका। यही है कौन? मादा युग्मक। और इसके पास में 2 कोशिकाएं होती हैं जो सहायक कोशिका कहलाती है। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी चीज में सहायता करेंगी, तो ये क्या कहलाती है? सहायक कोशिका। अब किस चीज में सहायता करेंगी? पढ़ेंगे आगे। इन्हीं सहायक कोशिकाओं के पास में देखिएगा कुछ उंगली नुमा कुछ संरचनाएं पाई जा रही है इन सहायक कोशिकाओं के ऊपर। ये सहायक कोशिकाओं के ऊपर कुछ उंगली नुमा संरचनाएं पाई जा रही है। इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा जी? याद रखना, फिलीफॉर्म संपुट कहा था। इस संरचना को हमने क्या बोला था? फिलीफॉर्म संपुट। अब ये जो 3 कोशिकाएं हैं, ये किधर की ओर हैं सर? ये बीजांड द्वार की ओर हैं। बीजांड द्वार सिरा जो था उधर की ओर है। ये 3 जो थी ये निभाग सिरे की ओर है। अब आप जल्दी से सोचिए, ये जो स्ट्रक्चर जो है, इसमें टोटल 7 तो सेल है, 8 न्यूक्लियस है, जिसमें से 6 सेल ऐसी हैं, 6 कोशिका ऐसी हैं, जिसमें से ये 6 कोशिका ऐसी है जो कोशिका भित्ति से सेपरेटेड है, इनके केंद्रक सेपरेटेड है। लेकिन एक कोशिका ऐसी है जिसमें कोशिका भित्ति तो है, लेकिन क्या कोशिका भित्ति से क्या ये केंद्रक सेपरेटेड हुए? नहीं। तो यही लाइन हमारी एनसीईआरटी ने लिखी हुई है कि 6 कोशिकाओं पर भित्ति का निर्माण होता है, जिससे ये 6 कोशिकाओं पर भित्ति बनती है, जिससे इनके केंद्रक सेपरेटेड हो जाते हैं। एक ऐसी कोशिका जिसमें ये नहीं लिखा हुआ कि भित्ति बनती है या नहीं बनती है। भित्ति तो ऑब्वियसली बनेगी, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, भित्ति तो बनेगी। लेकिन क्या इन दोनों केंद्रकों को हम सेपरेट कर पाए? नहीं सर। इन दोनों के बीच में जो कोशिका द्रव्य है उसको सेपरेट कर पाए? नहीं सर। एक ही कोशिका बनी जिसके अंदर दोनों केंद्रक है। इसीलिए नहीं बोला गया कि इनके ऊपर कोशिका भित्ति बनी है, क्योंकि कोशिका भित्ति कब बनती है? जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सर इनके साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, सेल वॉल बन गई। इनके साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, सेल वॉल बन गई। इनके साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ,
तो क्या सेल वॉल नहीं बनी है? बनी तो है, जो इन तीन कोशिकाओं से बड़ी कोशिका को सेपरेट तो कर रही है, लेकिन ये दोनों केंद्रकों को धारण किए हुए है। तो कुल मिलाकर 7 सेल, कुल मिलाकर 7 कोशिकाएं हैं, 8 केंद्रक है। इस 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना को हमने क्या बोला है? भ्रूण कोश बोला है, जिसमें से यही अंड कोशिका कौन है सर? ये मादा युग्मक है, और जो मादा युग्मक को धारण करे उसको हम क्या बोलेंगे सर? मादा युग्मकोद्भिद बोलेंगे। उसको हम क्या नाम देंगे? मादा युग्मकोद्भिद नाम देंगे। ठीक है, एक एनिमेशन से समझिएगा, ट्राई करना कैसे कैसे क्या क्या हुआ, देखिएगा। ये आपकी एक कोशिका है, कौन है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें होएगा अर्धसूत्री विभाजन, 4 क्या बनेंगी? गुरु बीजाणु। 4 गुरु बीजाणु जो बनेंगी, पहले तो ये जरा सोचिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किधर की तरफ है? बीजांड द्वार की तरफ है कि निभाग की तरफ है? हमने बोला था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रखना है इस डायग्राम के हिसाब से। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपने चीजें याद रखनी है। आपने उस बीजांड के रिस्पेक्ट में नहीं याद रखना है जो इस तरीके से था, आपने सीधा वाला जो बीजांड है उसके रिस्पेक्ट में याद रखना है। ये कौन है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कैसी है? डिप्लॉइड है। किधर की तरफ है? बीजांड द्वार की तरफ है। क्लियर? इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होएगा? अर्धसूत्री विभाजन। 4 क्या बनेंगी? गुरु बीजाणु। आइए बनाते हैं, बनाओ। ये 4 गुरु बीजाणु बन गई। रुकता कहां से ये? 1 सेकंड, रुकता कहां से इसका? हाँ, यहां से रुकेगा। चलो, हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं और जहां रोकना होएगा रुकेगा। ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ 4, रुकना यार, क्या है? ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ, चलो आप देखते जाइएगा। 4 क्या बने? गुरु बीजाणु। हाँ, चतुष्क बना, जिसमें से 3 नष्ट हो गई। फिर से देखना, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, आप भी दिमाग से थोड़ा सा तेजी से दिखाइएगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ओपन कर देना एक बार। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होएगा। 4 गुरु बीजाणु बनेंगी सर, 4 गुरु बीजाणु बना दी, जिसमें से ये 3 बीजांड द्वार की तरफ नष्ट हो गई। 1 बच गई क्रियाशील गुरु बीजाणु, जिसमें एक केंद्रक था। 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 1 इधर से आया, 1 इधर से आया केंद्र की तरफ। फाइनली भ्रूण कोश बन जाएगा। दिस इज भ्रूण कोश। अब आप मुझे बताइए, इस भ्रूण कोश में, इस भ्रूण कोश की आधारी कोशिका कौन है? इस भ्रूण कोश की आधारी कोशिका कौन है? आधारी कोशिका कौन है? हाँ जी, इस भ्रूण कोश की आधारी कोशिका कौन है? ये भ्रूण कोश है, इसकी आधारीय कोशिका कौन है सर? ये 3 है ना, और ये 3 क्या कहला रही हैं? ये हमने कल भी देखा था। इनको हमने क्या नाम दिया था बेटा? इनको हमने नाम दिया था प्रतिमुखी या प्रत्व्यासंत कोशिका। क्या नाम दिया था? प्रत्व्यासंत कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका बोला था। क्लियर? डन। चले, पक्का? अब जरा जल्दी से मुझे बताइए, हमने आपको कल बता दिया था ये 3 कोशिका जो थी, जिसमें से 1 अंड कोशिका है, 2 सहायक कोशिका थी, ये तीनों मिलकर क्या कहला रही थी? हाँ जी, ये तीनों मिलकर क्या कहला रही थी? सोचो 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 सोचो, कल हमने पढ़ा था। 1 अंड कोशिका, ये 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका। एक तो अंड कोशिका थी और 2 सहायक कोशिका थी। ये मिलकर क्या कहला रही थी? हमने इनको क्या नाम दिया था? कहीं अंड उपकरण नाम दिया था, एक कह रहे हैं एमएमसी नाम दिया था। मैं क्या ही बताऊं अब तेरे को, क्या बोला था? अंड उपकरण बोला था, कह रहे एमएमसी बोल दिया था। क्या बोला था? अंड उपकरण बोला था। हाँ सर, क्लियर है? क्या बोला था इसको हमने? अंड उपकरण, एगेपरेटस। अब जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा, प्रश्न अगर आपका आएगा नीट में, केंद्रकीय कोशिका
सेंट्रल सेल कहां पर पाई जाती है? अंड उपकरण के नीचे पाई जाती है कि अंड उपकरण के ऊपर पाई जाती है? क्या चेक करना है वैदेही? जल्दी से, नीचे पाई जाती है कि ऊपर पाई जाती है? मुझे यहां पर ऊपर वाले छांटने हैं। ये 3 कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण बना रही हैं। ये बड़ी सी कोशिका केंद्रीय कोशिका है। ये बड़ी सी जो कोशिका है ये केंद्रीय कोशिका है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये केंद्रीय कोशिका जो है ये कहां पाई जाती है? अंड उपकरण के नीचे पाई जाती है कि अंड उपकरण के ऊपर पाई जाती है? कह रहे ऊपर पाई जाती है। तुम लोग क्लास में जब बैठते हो तो दिमाग साथ में लेकर बैठते हो या कहीं और किसी रूम में छोड़कर आते हो? तुमको पता है कि ये अंड उपकरण है। अब इस अंड को उपकरण के ऊपर जो जगह है वो ये है, इस अंड उपकरण के नीचे जो जगह है वो ये है। मैंने तुमसे इतना सा सवाल पूछा कि मेरे भाई ये जो अंड उपकरण जो इन 3 कोशिकाओं से बना हुआ, इसके ऊपर पाई जाती है कि इसके नीचे पाई जाती है केंद्रीय कोशिका? तो केंद्रीय कोशिका जो होती है वो अंड उपकरण के नीचे पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? नीचे पाई जाती है। डन। याद रखना, भूल मत जाना। भूलेंगे तो नहीं इतनी सी बात को। क्लियर है ये वाली चीज? क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंड कोशिका सहायक कोशिका किधर की तरफ? बीजांड द्वार की तरफ। प्रतिव्यसंत कोशिका निभाग की तरफ। भ्रूण कोश का आधारी भाग प्रतिव्यसंत कोशिका। अंड उपकरण के नीचे पाई जाती है केंद्रीय कोशिका। क्या ये सारी चीजें जो बोली हैं, क्या ये क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में? हाँ जी, क्या ये क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में? यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक की बात सारी समझ में आ रही है? पक्का? चले आगे। नम्रता, क्या समझ में नहीं आया बेटा? हाँ जी, हाँ जी सर, आपने पिछली बार नीचे लिखवाया था बेटा, इसको घुमाकर अगर मैं ऐसे कर दूं, इसी बीजांड को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये वाली संरचना नीचे नहीं आ जाएगी क्या? कल तो ये कंसेप्ट बताया है तुमने, कल की क्लास नहीं ली है क्या? कल तो ये बताया था कि मेरे भाई ये जो आपकी एनसीईआरटी में जो थ्योरी लिखी हुई है वो इस बीजांड के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। याद रखना, भूल मत जाना इस चीज को। जो मैंने एक एक वर्ड बोला है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही है। चलिए जी, आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। यहां पर फटाफट यहां से जल्दी से आंसर देते जाएंगे, पोल करते जाना। चलिए, सिंपल सा था। एंजियोस्पर्म के भ्रूण कोश का सबसे आम प्रकार कौन सा होता है? एक माइटोटिक चरण के विभाजन के साथ टेट्रास्पोरिक, 3 अनुक्रमिक माइटोटिक विभाजन के साथ मोनोस्पोरिक, 2 अनुक्रमिक माइटोटिक विभाजन के साथ मोनोस्पोरिक, 2 अनुक्रमिक माइटोटिक विभाजन के साथ बाइस्पोरिक। मैंने अभी अभी आपको बताया था भ्रूण कोश अगर आपको बनाना था तो आपको कितने माइटोसिस की जरूरत थी, कितने समसूत्री विभाजन की जरूरत थी। कितनी बार समसूत्री विभाजन कराया था? 1 बार, 2 बार कि 3 बार? अभी अभी पीछे बताया था सर। माइटोटिक का मतलब, अरे माइटोसिस, माइटोटिक, समसूत्री विभाजन, माइटोटिक बोल दीजिए, माइटोसिस बोल दीजिए, समसूत्री विभाजन बोल दीजिए, ठीक है। तो कितनी बार समसूत्री विभाजन कराया था? 3 बार। तो यहां पर बोल रहे हैं 2, 2, 1, खत्म। आंसर आना था एक ही बार में।
आंसर आना था, एक ही बार में आंसर आना था। क्या आंसर आ जाएगा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा कि 3 बार क्या होएगा? माइटोटिक डिवीजन होएगा। अब जरा सोचिए, यहां पर वर्ड आ रहा मोनोस्पोरिक। मोनो का मतलब समझ में आता है, मोनो का मतलब एक, और स्पोरिक का मतलब है बीजाणु। आप मुझे बताइएगा, आपने 4 मेगास्पोर बनाई थी, 4 गुरु बीजाणु बनाए थे। उन 4 गुरु बीजाणुओं में से कितने गुरु बीजाणु आगे चलकर भ्रूण कोश बनाए थे? 4 बनाए थे, 3 बनाए थे, 2 बनाए थे, या 1 गुरु बीजाणु बनाया था? सर 1 गुरु बीजाणु बनाया था। तो ऐसा विकास क्या कहलाता है? सर मोनोस्पोरिक विकास कहलाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एकल बीजाणुज विकास कहते हैं। इस प्रकार का विकास क्या कहलाएगा? जहां पर केवल एक बीजाणु से क्या हो रही है? भ्रूण कोश बन रहा है। आगे बढ़ते बेटा, सिंपल सा प्रश्न था ये, आंसर आ गया इसका, आगे करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न बहुत सीधा सीधा, जल्दी से करेंगे बेटा। आज सच्ची में फिंगर फिसल गया था। यस, भ्रूण कोश में केंद्रकों की व्यवस्था कैसी थी बेटा? इसमें तो गलत मत करो यार। हम मर जाएंगे। इसमें गलती मत करो यार। हाँ भाई, भ्रूण कोश में केंद्रकों की व्यवस्था कैसी थी? 3 केंद्रक, एक ध्रुव पर 3 केंद्रक, एक ध्रुव पर 2 केंद्रक बीच में। तो आ जाएगा 3 2 3 3 2 3 2 4 2 नहीं था, 2 3 3 नहीं था, 3 3 2 नहीं था। आंसर क्या? 3 एक ध्रुव पर, 3 एक ध्रुव पर, 2 बीच में। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। चलो जी, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इसके अलग अलग आंसर दिए हैं, जरूर हाथ फिसल गया होगा, है ना अलीना? कल से एक ही कॉपी पेस्ट किए जा रही हो ना अलीना तुम? कल से एक ही चीज, है ना? सर ये कैसा सवाल है? ऐसा ही है ये तो। करेंगे आगे बेटा। भ्रूण कोश का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? सर फ्राउट का अध्ययन क्या कहलाता है? कौन है ये फ्राउट का अध्ययन? अशरफ। सर फ्राउट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? बेटा फ्राउट का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है अशरफ? पोमोलॉजी। ठीक है, चलिए जी फटाफट। भ्रूण कोश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? हु इज भ्रूण कोश? भ्रूण कोश किससे बनाया था? मतलब भ्रूण कोश कौन था? मादा बीजाणुद्भिद था, नर युग्मकोद्भिद था, गुरु बीजाणु था, या मादा युग्मकोद्भिद था? सर मादा युग्मकोद्भिद था, बीजाणुद्भिद नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। जल्दी से करेंगे आगे वाला प्रश्न बेटा। हाँ जी, अभी आ रहा है तन्वी, फिलिफॉर्म आ रहा है बेटा, पेशेंस रखो। जो चीज नहीं समझ में आई है ना, डेफिनेटली उसका आगे आएगा, मीनिंग आएगा। अब नहीं बताया मैंने, इट मींस बताऊंगा ना आगे। कहां पर बताऊंगा? जहां पर आएगा। परिपक्वता पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म भ्रूणकोश होता है। कैसा होता है सर? 7 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय, 7 सेल 8 केंद्रकीय। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सभी ने यही किया, बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा था। इसमें भी गलती कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही चाहते हैं ये लोग। 7 केंद्र की 8 कोशिकीय था। जरा इनका नाम बताना यार, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है। ये जो है ना, ये रागिनी साहनी, उंगली फिसल गई थी। दानिश, फुर्ती फुर्ती निन्नी आ गई थी। कन्हैया, साधना, समीर, वाहिद बाबू, नीट निषाद, अनुराग त्रिपाठी। का हुआ था भैया? है कैसे उंगली फिसल गई? नेक्स्ट,
बीजांड काय, बोलो पलक सोलंकी, बोलो बोलो बोलो। पढ़ाई कम और यहाँ पर इस बैच में ना, यहाँ पे बातें करने वाले इतने भर गए हैं ना कसम से, बस आप हमारे साथ बातें कर लो, पढ़ाई नहीं, हमारे साथ बातें कर लो। बोलो बोलो पलक सोलंकी, बोलो, बताओ आपका कौन सा सवाल है। बोलो, मैं देख रहा हूं। नहीं दीप्ति यादव, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेटाजेनेसिस हो सकता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगली पीढ़ी आ सकती है। अब वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो, जैसे आप पढ़ेंगे ना सिलेंट्रेट्स में, ओबेलिया एग्जांपल पढ़ेंगे, वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में कन्वर्ट होती है, फिर दूसरी जो होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फर्स्ट वाली पीढ़ी बनाती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जहां सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। फिलीफॉर्म संपुट बोलते, तंतु रूपी समुच्चय बोलते कुमकुम। यस, बीजांड काय क्या था सर? बीजांड काय कैसा होता है? अगुणित, बहुगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित होता है? तो बेटा द्विगुणित होता है कौन? आपका बीजांड काय। करेक्ट आंसर क्या होएगा इसका? थर्ड होएगा। जिन बच्चों ने अगुणित लगाया है बेटा जरा सोचो, फिर से सोचो क्यों गलती कर रहे हो। कल आपको A to Z चीज आपकी बताई थी, कल बताया था मैंने। याद रखा करो बच्चों, याद रखा करो बेटा, गलतियां मत किया करो। क्यों गलती कर रहे हो? फिर तुम YouTube पे 2-3 शॉर्ट देखकर आ जाते हो, तुम खुश हो जाते हो, हैं? क्यों गलतियां करते हो ऐसी? सिर्फ एक बार सुनने शॉर्ट या वीडियो देखने से नीट का सिलेक्शन नहीं होएगा। 365 दिन मतलब पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो डायग्राम जो था, चलना यार, ये जो डायग्राम जो था, इस डायग्राम में ये जो सारी जो संरचनाएं हैं, इन सारी संरचनाओं को मैं गुणिता स्तर लिख देता हूं। आप अपने डायग्राम में, अगर आपने डायग्राम बनाया तो वहां पर भी लिख दीजिएगा। समैनी तक सारे द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित, द्विगुणित, भ्रूणकोश अगुणित लिखना है आपने, निभाग द्विगुणित, बाहरी अध्यावरण द्विगुणित, अंदर वाला द्विगुणित, बीजांड काय द्विगुणित, प्रक्रिया संत कोशिका अगुणित, केंद्रीय कोशिका n+n करना है, यानी है तो अगुणित पर n+n होता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिसमें ये केंद्रीय कोशिका फ्यूज हो जाती है और सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाती है। ध्रुवीय केंद्रक अगुणित है, यहां पर भी आप अगुणित लिखिएगा, केंद्रीय कोशिका को भी आप अगुणित ही कर दीजिएगा। दर्शाने के लिए हम कई बार n+n दिखाते तो कई बच्चे इसको 2n बोल देते हैं। 2n नहीं है, ये दोनों केंद्रक फ्यूज्ड नहीं हुए हैं। अंड कोशिका अगुणित, सहायक कोशिका अगुणित, फिलीफॉर्म उपकरण जो है, ये उपकरण है, ये जस्ट उंगली नुमा प्रवर्धन है इस कोशिका का, ये कोई कोशिकाएं नहीं है। बीजांड द्वार कोई कोशिका नहीं है, द्वार है। अपरा जो होगी ये कैसी होगी? द्विगुणित होगी। और ये दीवार की जो कोशिकाएं होंगी ये भी कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। ये सारी चीजें लिख लेना और गलती मत करना। हाँ जी, सर एनाट्रोपस क्या होता है? बेटा ये वाला जो बीजांड जो होता है ना, जिस शेप में होता है, इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ठीक है। और जो अभी हमने डायग्राम देखा था, ये वाला जो बीजांड जो था, ये वाला जो था, जिस कंडीशन में हमने देखा था, ये कहलाता है ऑर्थोट्रोपस। ठीक है जी। आइए, यहां पर हम क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा, यहां पर ये 3 क्वेश्चंस हो गए थे। तो
सॉरी 5 क्वेश्चन हो गए थे आई थिंक। बीजांडकाय जो था वो कैसा था बेटा? बीजांडकाय जो होता है वो द्विगुणित होता है, अगुणित नहीं होता है यार। नेक्स्ट, म्यूसिलस बोलते हैं बीजांडकाय को बेटा। नहीं बेटा पढ़ाऊंगा। सर कैसे पता लगेगा द्विगुणित है अगुणित है? बेटा जो अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे वो अगुणित होंगे। पोल भेज दिया। हाँ जी, अधिकांश एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एमएमसी में रिडक्शन डिवीजन होता है। भ्रूण कोश में एक छोटी केंद्रीय कोशिका मौजूद होती है। अंडे में एक तंतु रूपी उपकरण होता है। 4 एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं। यस बच्चों, करेक्ट आंसर। एंड कर दीजिए, रिस्पांस दिखा दीजिए। यस, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में क्या हुआ था? एमएमसी याद है, मेगास्पोर मदर सेल, उसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ था। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का मतलब कम कर देना। क्या आपने एमएमसी में मियोसिस कराया था? मियोसिस अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी कर देना, कम कर देना। तो क्या एमएमसी में रिडक्शन डिवीजन हुआ है? हाँ। भ्रूण कोश में एक छोटी केंद्रीय कोशिका, भ्रूण कोश के अंदर बिल्कुल मानते हैं केंद्रीय कोशिका थी, हाँ, लेकिन क्या वो छोटी थी? नहीं सर, वो तो सबसे बड़ी थी। गलत। अंडे में एक तंतु रूपी उपकरण अंडे पर पाया जा रहा था, अंड कोशिका पर पाया जा रहा था या सहायक कोशिका पर पाया जा रहा था? अंडे पर थोड़ी ना था, सहायक कोशिका पर था। 4 एंटीपोडल कोशिका, 4 थी कि 3 थी? सर 3 थी, 4 थोड़ी ना थी। अगर तू गलत भी छांट लेता तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता, फर्स्ट आंसर आ जाता। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट आंसर किया वेल डन। पल्लवी, पंकज, सार्थक, अंकिता, ऋषभ, आस्था सिंह, तालिब, सुधांशु, ये टॉप 10 थे जिन्होंने सबसे फास्ट आंसर किया है। नेहा मौर्य जो ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं मेरे को। नेक्स्ट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा ये भी। सर मेरी चैट हमेशा प्राइवेट रहती है बेटा। आस्था आपकी नहीं, सभी की। सर एंटीपोडल क्या है बेटा? क्लास में स्टार्टिंग से देखना इस चैप्टर को बेटा। 5th लेक्चर चल रहा है, आप प्लीज स्टार्टिंग से इस चैप्टर को वापस से देखें। बेटा मनीषा, पॉलन ग्रेन के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं बेटा। परागकण, अब हो सकता है परागकण की जगह वो परागण लिख दिया हो जल्दबाजी में, है ना। परागकण के अध्ययन को पैलिनोलॉजी बोलते हैं। यस, आंसर कर लिया सभी ने बेटा, आई होप कर लिया होगा। एक परिपक्व नर गैमेटोफाइट में 2 नर युग्मक होते हैं। आप याद करिए, नर गैमेटोफाइट कौन था? थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड तो देखो, थोड़ा सा तो आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। अब आप 9th क्लास में नहीं है कि वो इसी लल्लू पने की तरह पढ़ते रहे, है ना। कि अगर युग्मकोद्भिद बोला है तो बताया भी तो गया, युग्मकोद्भिद को इंग्लिश में गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो नर गैमेटोफाइट मींस नर युग्मकोद्भिद। कौन था? परागकण था जिसमें 2 नर युग्मक थे। हाँ, एक परिपक्व मादा गैमेटोफाइट में विशिष्ट एंजियोस्पर्म में 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक युक्त था। अभी अभी आपने पढ़ा, जो मादा गैमेटोफाइट था वो कौन था? भ्रूणकोश। और वो भ्रूणकोश में 7 कोशिका 8 केंद्रक है। दोनों के दोनों करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर है, चले आगे। यस, इस बार कौन था टॉप? शिवानी, सिद्धार्थ सिंगल, अजय, भाविका, परमवीर, मनीषा, जयदीप,
पुष्पेंद्र, अरुण, अर्जुन कुमावत, पल्लवी, वेल डन बच्चों। और भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं बेटा। आइए, सो यहां तक हम लोगों ने बात करी है किस चीज की? दो जनन तंत्रों की। कौन कौन से दो जनन तंत्र की बात करी बेटा जी? कौन कौन से दो जनन तंत्र की बात करी? एक हमने नर जनन तंत्र और एक हमने मादा जनन तंत्र या नर जनन संरचना, मादा जनन संरचना, पुंकेसर, स्त्री केसर की हम लोगों ने बात कर ली है। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो अब आने वाला है वो आने वाला है पॉलिनेशन। अब आप मुझे बताइएगा, पॉलिनेशन जिसको हम परागण बोलते हैं, क्या परागण एक संरचना है या घटना है? जल्दी से, परागण एक संरचना है या एक घटना है? पॉलिनेशन 10वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था पॉलिनेशन क्या होता है। नहीं भी पढ़ा था तो बता देता हूं। परागकण जब निकलते हैं, निकलकर या तो हवा के द्वारा या कीट के द्वारा या जो जल में मिल रहे हैं प्लांट्स, उनमें से कुछ जलीय प्लांट्स में जल के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं। यानी पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। अब जरा सोचिए, क्या ये घटना या घटना है? घटना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये निषेचन पूर्व घटना है कि निषेचन पश्चात घटना है? क्या ये निषेचन पूर्व घटना है कि निषेचन पश्चात घटना है? निषेचन से पहले की घटना है कि निषेचन के बाद की घटना है? तो जिनको पूर्व और पश्चात का मीनिंग नहीं पता, पूर्व का मतलब पहले और पश्चात का मतलब पश्चात, बाद में, तो ये कैसी घटना है? सर ये निषेचन पूर्व घटना है। तो हमने हेडिंग क्या डाली थी शायद सेकंड लेक्चर में? निषेचन से पहले की संरचनाएं और घटनाएं। तो निषेचन पूर्व संरचना, घटना। संरचना हमने दो देख ली, नर जनन तंत्र में पुंकेसर की बात कर ली या पुमंग की बात कर ली, और मादा जनन अंग में हमने जायांग की बात कर ली। यानी हमने निषेचन पूर्व संरचनाएं तो देख ली, अब घटना देखेंगे। कौन सी? परागण। क्लियर है? मीनिंग समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? ये चीज बात समझ में आ गई है? पहले हमने युग्मक का निर्माण कर दिया, अब क्या करेंगे सर? युग्मकों का स्थानांतरण करेंगे। धीरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सफोकेशन हो रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा बेटा, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जिंदगी में, आपको उसके साथ डील करनी पड़ती है, ठीक है? तो आप भी कई बार डील करते हैं, मुझे भी डील करना पड़ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा कम चीख चीख कर चिल्लाऊं या तेज तेज चिल्लाऊं या तेज तेज बोलूं। ट्राई करना, कोप अप करने की, समझने की कोशिश करना। परागण जो है, पॉलिनेशन जो है, ये एक ऐसी क्रिया विधि है जिसमें परागकण जो होते हैं, जो पराग कोश से निकले थे, वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। हेडिंग आपने डाल दी, सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है, और अगर ड्रॉपर है तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी सिंपल सी चीज है। सर पहले वाली स्क्रीन ज्यादा अच्छी थी बेटा, आ जाएगी, मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगी, ये वाला चीज हट जाएगा, ये सब कुछ हट जाएगा। जूम आउट कर ले मेरे भाई। हाँ जी, क्लियर है? अब सर ये जो परागण जो होता है, ये जो परागण जो होता है बेटा, ये परागण जो होता है कैसे किया जाएगा? कौन लेकर जाएगा सर पराग कणों को? कौन लेकर जाएगा? कोई ना कोई तो लेकर जाएगा, या तो हवा लेकर जाएगी, या तो हवा लेकर जाएगी। पोल ऑलरेडी एंड कर दिया बेटा मैंने, पोल एंड हो गया है, हाँ जी हो गया है। या तो हवा लेकर जाएगी, या जानवर लेकर जाएंगे, प्राणी लेकर जाएंगे, या जल के द्वारा हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं पुष्पे पादप अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं, अपने लिए कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं कि नर युग्मक जो है मादा युग्मक तक पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि नर युग्मक अचल है और मादा युग्मक भी अचल है। जब दोनों युग्मक चलायमान नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाएं, नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाना पड़ेगा। डन? क्लियर है यहां तक की बात? तो कैसे पहुंचाएंगे सर? इस प्रक्रिया से। अब ये प्रक्रिया कौन दर्शाएगा? या तो सर कीट दर्शा देंगे, या कीड़े मतलब प्राणी दर्शा देंगे, या हवा या जल के द्वारा होएगा। यानी पुष्पीय पादपों ने परागण प्राप्त करने के लिए, क्या पुष्पीय पादपों ने परागण को होने के लिए कई सारी अनुकूलताएं विकसित करी है, कई सारे तरीके से वो अपने आप को अनुकूलित किए। कैसे सर? जैसे मान लो एक पुष्प है जो बड़ा रंगीन है, बड़ा चटकीले रंग का है, गंध निकाल रहा है, बदबू निकाल रहा है, या सुगंध निकाल रहा है, या खाना भी प्रोड्यूस कर रहा है, खाना भी निकाल रहा है। अब जरा सोचिए, ये लक्षण जो है ये किसी ना किसी चीज को आकर्षित करने के लिए है।
किसी ना किसी चीज को आकर्षित करने के लिए है। इंग्लिश मीडियम में जब एलन में क्लास होती है ना, एक बच्चे का फालतू कमेंट नहीं आता है, एक भी बच्चे का, मैं पहले भी बता चुका, एक भी बच्चे का फालतू कमेंट नहीं आता, सिर्फ सुनने पर ध्यान होता उनका। क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी बहुत कम आ रही है। नितिन कुमार तेरे पास आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूं, ये वर्ड दिखाई दे रहे, सुनाई दे रहे हैं, समझ सकता है, पढ़ सकता है फोकस करके, या नहीं? या नखरेबाजी खत्म नहीं हो रही इस क्लास में? भाई पढ़ लो, नहीं पढ़ना ठीक है, मत करो चैट यार तुम। ये लो, भगा देंगे तुमको क्लास से। अब अगर यहां पर किसी ने भी क्लास में उठ पटांग बिना फालतू की चैट अगर करी तो देखो, मैं चैट ऑफ नहीं कर सकता हूं। चैट इसलिए ऑफ नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि किसी का अगर लॉजिकल डाउट हुआ, कोई पूछना चाह रहा है और अगर मेरे को वो दिखाई दे गया तो मैं तो आंसर बताऊंगा ना। आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो यार, थोड़ा सा बोल रहा हूं, रोज क्लास में आकर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो अपने अंदर कि भाई नहीं लिखें, फोकस कर ले पढ़ाई पर। जिस चीज के लिए आए हो वो चीज अगर पूरी कर लोगे तो बेटर होएगा ना। डाउट सेक्शन जो है वो मैं ओपन कर देता हूं, वो मैंने अनेबल कर दिया है। डाउट सेक्शन में अगर किसी ने उठ पटांग चैट करी तो फिर अच्छा नहीं होएगा। डाउट सेक्शन ओपन है, चैट के साथ में डाउट वाला, वहां पर आप अपना डाउट लिख सकते हैं। चैटिंग नहीं करनी है बस, कुल मिलाकर डाउट सेक्शन में चैटिंग नहीं करनी है, ठीक है? यस, जल्दी से। मैंने बोला कि क्या एक पुष्प जो था बड़ा था, रंगीन था, सुगंध या दुर्गंध निकाल रहा था, खाना बना रहा था, किसी को आकर्षित कर रहा है। हाँ, यानी उस पुष्प ने अपने आप को अनुकूलित किया, किसी को अट्रैक्ट करके कि कोई आए, मेरे परागकणों को ले और लेकर चला जाए दूसरे पुष्प पर। यानी पुष्पीय पादप जो है अपने आप को क्या कर रहे हैं, अनुकूलित कर रहे हैं, ताकि क्या हो जाए, सर परागण हो जाए। तो परागण करवाने के लिए पुष्प अपने अंदर क्या लेकर आते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं, अपने आप में बदलाव लेकर आते हैं, ताकि उनके परागकण चले जाए। ठीक है जी। अब बात आ रही है, ये सर ये जो परागकणों को ले जाने वाले जो कारक जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? हम उनको परागकण कारक बोलेंगे, पॉलन एजेंट्स बोलते हैं, या पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, बाहरी एजेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहरी एजेंट्स बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। क्या ये दूसरा बिंदु समझ में आया आपको? पहला बिंदु तो सीधा सीधा सा सर, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, परागण का मतलब क्या होता है, पराग कणों का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाना। अब सर ये कैसे प्राप्त किया जाएगा? कहीं ना कहीं पुष्प अपने आप के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, कोई रंगीन हो जाएगा, कोई सफेद हो जाएगा, अलग अलग रंगों के हो जाएंगे, कुछ गंध निकालेंगे, कुछ दुर्गंध निकालेंगे, कुछ खाना उत्पन्न करेंगे ताकि कीटों को आकर्षित करें, कुछ के परागकण हल्के हो जाएंगे ताकि हल्का सा हवा का झोंका चले और हवा उनके परागकणों को लेकर जाए। किसी के परागकण जो होंगे उनके ऊपर श्लेष्मा का आवरण चढ़ जाएगा ताकि वो गीले होने से बच जाए। यानी पुष्प जो है अपने आप को क्या कर रहे हैं, अनुकूलित कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए गुरु, परागण हो जाए। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? चले अब सर परागण कितने प्रकार का होता है? बेटा परागण जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्वयं परागण, एक होता है सजात पुष्पी परागण और एक होता है पर परागण। किस आधार पर? सर किस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं? जब भी हम किसी चीज को बांटते हैं तो किसी ना किसी आधार पर बांटते हैं। मैंने बोला स्वयं परागण का मतलब क्या होता है? देखिए 3 प्रकार के परागण है। मैंने बोला ये एक पुष्प पेड़ है, इसके ये पुष्प हैं, ये पेड़ है, उसके ये 2 पुष्प हैं, ये पेड़ है, इसका ये पुष्प है। जल्दी से मुझे बताएंगे। मैं बोल रहा हूं ये गुलाब का पेड़ है, ये भी गुलाब का पेड़ है, ठीक है? जल्दी से सोच समझकर ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये जो पिंक कलर से दिखाई है, क्योंकि फीमेल्स का पसंदीदा कलर होता है पिंक, इसलिए हमने मादा को हमने किससे दिखा दिया? पिंक से। और नरों का फेवरेट कलर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता बेचारे, कुछ भी।
पहन लेते हैं, जो मिल जाए वही है, ब्लैक ब्लू। चल, तो यहां पर हमने पुंकेसर को दिखाया किससे? ब्लू से, मैन इन ब्लू। ठीक है जी, चलिए यहां तक की बात क्लियर। बेटा ब्लैक दिखा नहीं सकता क्योंकि पीछे जो स्क्रीन है वो भी ब्लैक है। हाँ जी, अब आप मुझे बताएंगे, सोच समझकर मुझे बताएंगे। मैंने बोला ये जो गुलाब का पेड़ जो था, इसके गुलाब की जो पंखुड़ियां जो थी वो रेड कलर की थी, ठीक है। और ये जो गुलाब का पेड़ है, इसकी गुलाब की पंखुड़ियां जो है, जिसको हम दल बोलते हैं ना, पंखुड़ी, वो पीले रंग के। आपने देखा ना, गुलाब पीले रंग के भी होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे, ये दोनों गुलाब के पेड़ जो हैं, ये गुलाब का पेड़ ये और ये गुलाब का पेड़ ये, क्या दोनों की जाति सेम है? क्या दोनों की जाति सेम है? नहीं। कि घोड़ा है? ये घोड़ा है? कह रहे नहीं, दोनों की जाति सेम नहीं है। फिर कौन है ये? घोड़ा है? कौन है ये? सेम ही तो है, ये भी गुलाब है, ये भी गुलाब है, दोनों की जाति सेम नहीं है। हाँ सर सेम है, लेकिन अब मुझे बता, मैं मनुष्य हूं, तुम कौन हो? जल्दी से मुझे बताओ, मैं मनुष्य हूं, तुम कौन हो? मनुष्य हो या कोई और जाति हो तुम? सर हम जानवर है। कौन से वाले? कौन से वाले? सर हम गोरिल्ला है। एक कह रहा है सर हम डोंकी है। कौन बोला? अलीना। बेटा मेरे ना सिर में बहुत गंदा वाला दर्द हो रहा है, प्लीज मत करो यार। हाँ जी, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था अलीना। मैं हूं मनुष्य, तुम भी हो मनुष्य, जाति सेम है कि अलग अलग है? जल्दी से, जल्दी से। चरणजीत सिंह, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा? हाँ जी, क्या हमारी जाति सेम है कि नहीं है? हाँ सर हमारी जाति जो है सेम है, मैं भी ह्यूमन हूं, होमोसेपियंस, आप भी ह्यूमन है, होमोसेपियंस। लेकिन जेनेटिकली मैं और आप सेम है कि डिफरेंट है? जेनेटिकली, आनुवांशिक रूप से मैं और आप सेम है या डिफरेंट है? हम आनुवांशिक रूप से तो क्या है, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक ही जाति के सदस्य हैं। तो बेटा ये दोनों पेड़ अलग अलग हैं, एक मेरे घर पर उग रहा है, एक तुम्हारे घर पर उग रहा है। आनुवांशिक रूप से तो भिन्न भिन्न है, लेकिन जाति क्या है, समान है। अब मैं तुमसे सीधा सीधा प्रश्न पूछूंगा, फटाफट मुझे आंसर दोगे कि बेटा यहां से यहां परागकण यहां से यहां गिर गए, परागकण यहां से यहां गिर गए, परागकण यहां से यहां गिर गए, एक ही पुष्प के अंदर परागण हो गया, इसी पुष्प में परागण, इसी पुष्प में परागण हो गया। इसको मैं क्या बोलूंगा सर? स्वयं परागण बोलूंगा। क्या नाम दूंगा सर? स्वयं परागण बोलेंगे। तो स्वयं परागण का मतलब सेम पुष्प में परागण, उसी पुष्प में परागण, उसी पुष्प में परागण। ठीक है जी, जल्दी से मुझे बताइएगा एक और बिंदु, आनुवांशिकता के आधार पर समानता है कि विभिन्नता है? क्या यहाँ पर अलग अलग पादपों के बीच में, अलग अलग पादपों के पुष्पों के बीच में परागण हो रहा था, या एक ही पेड़ के एक पुष्प के अंदर हो रहा है? एक ही पेड़ के एक ही पुष्प के अंदर हो रहा है, इसी पुष्प में हो रहा है, इसमें भी इसी पुष्प में हो रहा है। यानी आनुवांशिक रूप से क्या है? आनुवांशिक रूप से क्या है सर? समानता है। कोई तकलीफ नहीं, यहां तक की बात समझ में आ गई, सिंपल सा था। नेक्स्ट दूसरा देखिएगा, दूसरे प्रकार का परागण देखिएगा। मैंने बोला यहां से गिरकर, यहां से गिरकर परागकण अगर यहां आ जाए, कहां से? इससे उठकर अगर यहां आ जाए, चलो रुक जाओ, इसको अभी छोड़ते हैं। मैंने बोला यहां से उड़ते 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 यहां आ जाए। अब या तो हवा ले आए या कीड़े ले जाए, तब आप मुझे बताइएगा। भिन्न भिन्न पादपों में परागकण हो रहा है, भिन्न भिन्न पादप के पुष्पों के बीच परागण हो रहा है।
भिन्न भिन्न पादप, भिन्न भिन्न कौन है भैया? पादप है। लेकिन वो भिन्न भिन्न पादप जो है, वो भिन्न भिन्न पादप जो है, क्या वो सेम जाति के हैं या डिफरेंट जाति के हैं? ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। समान जाति के हैं। किसके हैं? समान जाति के, जाति सेम है। ऐसा नहीं कि यहां पर ये जैस्मिन का पौधा है और ये गुलाब का है, यहां से गया जैस्मिन का परागकण और गुलाब के पुष्प के ऊपर अंकुरित हो गया, नहीं। तो भिन्न भिन्न पादपों के जो समान जाति के तो हैं लेकिन डिफरेंट प्लांट हैं, आनुवांशिक रूप से डिफरेंट हैं, जाति समान है, उनके पुष्पों के बीच में अगर परागण होता है तो वो क्या कहलाता है सर? उसको हम बोलते हैं पर परागण। इसको हम क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। और भी कई सारे नाम है, अभी लिखूंगा मैं। अब यहाँ पर आनुवांशिकता के आधार पर देखें तो यहाँ पर आनुवांशिकता के आधार पर जरा मुझे बताइएगा, क्या समानता है? आनुवांशिकता के आधार पर जरा जल्दी से बताइए, समानता है या अलग अलग है? सर अलग अलग है, भिन्न, भिन्नता है, डिफरेंसेस है। ठीक है जी, आनुवांशिकता के आधार पर भिन्नता, आनुवांशिकता के आधार पर क्या है सर? समानता है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जरा सोचिए, क्या स्वयं परागण कराने के लिए किसी हवा की, किसी पानी की, किसी कीड़े की जरूरत थी? जल्दी से बताइए, अभी इंग्लिश में भी बताऊंगा। क्या ये स्वयं परागण कराने के लिए किसी हवा पानी की जरूरत थी? सोचो, यहीं के यहीं गिर गए हैं, यहां से ये फटते ही परागकण मुक्त होंगे ना, मुक्त होते ही उनको वर्तिकाग्र मिल गई, यानी ये फटाफटते यहाँ गिर गए, ये फटाफटते गिर गए, ये फटाफटते यहाँ पर गिर गए। क्या यहाँ पर किसी कारक की जरूरत है? नहीं सर, यहाँ पर किसी कारक की या एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर, यहां से यहां ले जाना है तो क्या यहाँ कारक चाहिए? यस सर, यहाँ पर कारकों की आवश्यकता है, एजेंट की आवश्यकता है। मैंने कहा सीधा सा था। अब तीसरे प्रकार का परागण, दो तो हो गए हैं हमारे, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी बता रहा हूं, सारे नाम बता रहा हूं। पेशेंस रख पहले चीज पर, पेशेंस नहीं है इन बच्चों में, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। सभी की नहीं बात कर रहा मैं, कुछ कुछ की बात करो। पेशेंस नहीं है बिल्कुल, ऐसे नहीं होती है बेटा पढ़ाई। नेक्स्ट, तीसरी जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। तीसरी जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागण। अब सजात पुष्पी परागण जो है वो कहां से कहां हो रहा है सर? यहां से परागकण निकल कर यहां पर आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, सजात पुष्पी परागण में क्या हो रहा है? क्या मैं बोल सकता हूं? ध्यान से सुनना। एक ही पेड़ के एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर आ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं या नहीं? एक पेड़ के एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर आ रहे हैं, बोल सकता हूं? हाँ सर बोल सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? सजात पुष्पी परागण। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या सजात पुष्पी परागण में आनुवांशिकता अगर मैं देखूं तो समानता मिल रही है या भिन्नता मिल रही है? आराम से, आराम से आकांक्षा सोच समझकर आंसर देना कि ये स्वयं परागण, ये आनुवांशिकता अगर देखूं तो समानता है या भिन्नता है? आराम से सोचना। मैं हूं, मेरे ये दो हाथ हैं तो मेरा ही पार्ट ना, आनुवांशिक रूप से समान है ना। एक पेड़ के दो फूल हैं, आनुवांशिक रूप से सेम है ना। तो यहां से अगर यहां जाएगा तो हम आनुवांशिकता के आधार पर क्या बोलेंगे सर? समानता है। लेकिन बाबू जरा सोचिए, ये यहां से परागकण अगर उड़ते उड़ते यहां पर आ रहा है या कीड़ा यहां से ला रहा है तो क्या एजेंट की जरूरत है या नहीं है? हाँ सर, एजेंट की जरूरत है, कारक की तो जरूरत है, अपने आप तो आएगा नहीं, कारक की तो जरूरत है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल जरूरत है ना। तो अब आप मुझे बताइएगा, किस आधार पर सजात पुष्पी परागण स्वयं परागण के जैसा है और किस आधार पर सजात पुष्पी परागण पर परागण के जैसा है? सोचो सोचो, क्या मैं आनुवांशिकता के आधार पर बोल सकता हूं कि भैया सजात पुष्पी परागण, जेनेटिक्स के बिहाफ पर, आनुवांशिकता के बिहाफ पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो होता है स्वयं परागण के जैसा, यानी इस आधार पर तो ये किसके जैसा है?
सर स्वजात पुष्पी परागण जो होता है आनुवांशिकता के आधार पर तो स्व परागण जैसा है, लेकिन किंतु परंतु कार्य के आधार पर अगर देखूं, कार्यात्मक आधार पर अगर देखूं कि सर ये कराने के लिए जो कार्य जो हो रहा था उसमें कारकों की जरूरत थी, उस आधार पर ये पर परागण के जैसा है। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? क्लियर है यहां तक की बात? हाँ जी, यहां तक की बात डन, क्लियर है, समझ में आ गई। जरा फटाफट यहां पर देखने के बाद ये 3 प्रकार के परागण सुनने समझने के बाद जरा मुझे बताइएगा, क्या ये 3 प्रकार के परागकण किस आधार पर बांटे गए हैं? ये परागण जो हमने 3 प्रकार का पढ़ा है, ये परागण को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। किस आधार पर? क्या मैं बोल सकता हूं पराग के या परागकण के स्रोत के आधार पर, सोर्स के आधार पर। सोचना स्रोत कि परागकण कहां से आ रहा है। सर परागकण इसी पुष्प से आ रहा है। सर परागकण जो है इसी पेड़ के इस पुष्प से आ रहा है। सर परागकण जो है वो दूसरे पुष्प से आ रहा है। नहीं सोचो, हमने यहां पर इनको 3 भागों में बांटा है। किस बेसिस पर? आप बोलोगे सर आनुवांशिकता। अरे यहां पर तो आनुवांशिकता थी, यहां थोड़ी ना थी। सर कारक, अरे कारक तो यहां पर थे, यहां थोड़ी ना थे। किस बेसिस पर बांट रहे हैं कि परागकण आ कहां से रहे हैं? उसी पुष्प से आ रहे हैं, अलग अलग पुष्पों से आ रहे हैं। अलग अलग पुष्पों से आ रहे हैं तो क्या पादप अलग अलग है या पादप सेम है? अगर पादप सेम है, अलग अलग पुष्प है, सजात पुष्पी परागण। पादप अलग अलग है, पुष्प अलग अलग है, पर परागण। सर एक ही पादप के एक ही पुष्प से आ रहे हैं, स्व परागण, खत्म खलास। और कितना बताऊं, समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो समझदार होना चाहिए। तो परागकण के स्रोत के आधार पर परागण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। स्व परागण, सजात पुष्पी परागण, पर परागण। सर इनके नाम क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पर जस्ट नॉर्मल जो हम जिस नाम से पुकारते हैं वो लिख दिए हैं। और क्या क्या नाम है? स्व परागण को हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं या स्व युग्मन कहते हैं, इंग्लिश में ऑटोगैमी। पर परागण को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। इसको पर निषेचन भी बोला जाता है, पर परागण भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसके कई सारे नाम हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी या एलोगैमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कई सारे नाम हैं। इसको जीनोगैमी भी बोलते हैं, एलोगैमी भी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, हिंदी में पर परागण या पर निषेचन बोलते हैं। नेक्स्ट सजात पुष्पी परागण को इसको जिटोनोगैमी बोलते हैं। तो ये कुछ नाम है बेटा जो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, आइए। तो मैंने यहाँ पर जितने भी सारे नाम है वो सारे के सारे लिख दिए हैं। सजात पुष्पी परागण को जिटोनोगैमी, स्व परागण को ऑटोगैमी या स्व युग्मन, पर परागण को हम क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी या एलोगैमी या पर निषेचन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। सर ऐसे तो किसी भी पुष्प के पास किसी भी पुष्प का परागकण जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है बेटा, बिल्कुल जा सकता है। फिर क्या वो अंकुरित होएगा? नहीं होएगा। सर ये कौन तय करेगा? इसी चैप्टर में आगे चलकर पढ़ेंगे। पराग स्त्री के सर संकर्षण एक टॉपिक आएगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। हाँ जी सर, एनसीईआरटी कोडिंग, क्या एनसीईआरटी कोडिंग? आइए, पॉलिनेशन 3 प्रकार के हैं बेटा। यहां पर जरा एक छोटा सा एनिमेशन देखिएगा। ये हवा चल रही है, हवा चल रही है, ध्यान से देखिएगा। जो मैं दिखाऊं उसको ध्यान से सुनना और समझना। यहां पर ये 2 पेड़ दिखाए गए हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहां पर भी देखना, यहां भी देखना है आपने। ये कीड़ा आया, इस पुष्प से आया और यहां ले गया। फिर से स्टार्टिंग से देखना, ठीक है? स्टार्टिंग से देखना। थोड़ा सा तेज चल रहा है, मेरे पास स्लो करने का वो नहीं था, थोड़ा सा तेज चल रहा है। फिर से देखना, हवा चल रही है, बड़ा किया पुष्प को, एक कीड़ा आया है,
ये कीड़ा आया, टकराया, क्या वहीं परागकण गिर गए? चलो एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ये देखिएगा, ये वापस से देखना, ये हवा चल रही है, पुष्प को बड़ा किया, ये देखो पुष्प, हवा से परागकण यहीं गिर गए, हाँ सर। या कीड़ा आया, हाँ सर, यहां पर बैठा, परागकण गिर गए, क्या हो गया? स्वयं परागण हो गया। फिर ये कीड़ा इस पुष्प से होता हुआ इस पुष्प के पास परागकण लेकर आया, सजात पुष्पी परागण। फिर यहां से उठाकर परागकणों को दूसरे पुष्प पर ले गया, पर परागण। डन। तो तीनों प्रकार का परागण यहां पर दिखाया गया। वापस से देखना है या ठीक है, समझ में आ गया? आ गया या वापस से देखना है? समझ में आ गया तीनों प्रकार का? आपने बोला था कि सर हमको डायग्राम से समझाओ, मैंने कहा चलो यहां से ऐसे समझ ले। सर ऐसे नहीं, एनिमेशन से समझाओ, मैंने कहा ये ले, देख, वापस से देख ले। हवा चल रही है, क्या हवा से परागकण गिर गए? हाँ, स्वयं परागण हो गया, पर परागण भी हो जाएगा। कीड़ा आया, टच किया, गिर गए परागकण, स्वयं परागण हो गया। एक पुष्प से उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर ले गया, सजात पुष्पी परागण। इस पुष्प से परागकणों को दूसरे, इधर भी तो देखना, ये देखिए कीड़ा जा रहा है, इधर गया, तो पर परागण हो गया। तो बालक कह रहे सर कार्यात्मक समझ में नहीं आया। कार्यात्मक का मतलब क्या होता है? कार्य आप मुझे बताइएगा, ये सजात पुष्पी परागण कराने के लिए कौन कार्य कर रहा है बेटा? बताओ मुझे। ये सजात पुष्पी परागण यहां से यहां लाने के लिए कोई कार्य कर रहा है? कौन कार्य कर रहा है? कोई एजेंट कर रहे हैं? कोई कीड़ा कर रहा था या हवा कर रही है? कोई कर रहा है ना। तो कार्यात्मक रूप से अगर देखा जाए कि कार्य कौन कर रहा है, कोई कारक कर रहा है, जैसा कारक यहां कर रहा था, तो उस आधार पर हम क्या बोलेंगे कि कार्य की दृष्टि से ये इसके जैसा है। एक चीज को 5 बार समझाना पड़ता है, तब जाकर तुम्हारे पल्ले पड़ती है। चलें आगे, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले स्वयं परागण की बात करते बेटा। स्वयं परागण मीनिंग समझ में आ गया, बताने की जरूरत नहीं है। उसी पुष्प में, सेम पुष्प में परागकण जो है सेम पुष्प के अंदर ही वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। यानी परागकण कहां गया? परागकण जो है कहां पर जा रहे हैं बेटा? परागकण जो है एक ही पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है। यानी एक ही पुष्प में हो रहा है सारा काम, जो है एक ही पुष्प में हो रहा है। वो क्या कहला रहा है? स्वयं परागण कहला रहा है। ठीक है जी। अब जरा सोचिएगा, ध्यान से सुनिए, क्या ये जो स्वयं परागण है ये कब कब होएगा? कौन सी कंडीशन में स्वयं परागण होएगा? सोचो, एक पुष्प अगर एक लिंगी है, क्या स्वयं परागण होगा? आराम से बताना। हाँ जी, अगर पुष्प, अगर फ्लावर एक लिंगी है तो क्या स्वयं परागण होगा? सोच, एक पुष्प एक लिंगी है, एक लिंगी का मतलब उसमें केवल स्त्री केसर है, पुंकेसर नहीं है। क्या स्वयं परागण होगा? केवल पुंकेसर है, स्वयं परागण होगा? नहीं ना। तो स्वयं परागण कराने के लिए क्या क्या कंडीशन है? सर सबसे पहली, पुष्प का कैसा होना चाहिए? सर पौधा जो है वो उभयलिंगी होना चाहिए। पुष्प कैसा होना चाहिए सर? उभयलिंगी। सर उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? द्विलिंगी। अब द्विलिंगी का मतलब क्या होता है ये तो पता है ना, कि दोनों लैंगिक अंग पाए जा रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने बोला पुष्प जो है वो द्विलिंगी तो है, मैंने बोला मान लो ये पुष्प है, ये द्विलिंगी तो है ना, द्विलिंगी है, इसमें पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है। मैंने कहा ओके। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे भाई सोच समझकर मुझे बताना, ये जो है ये परिपक्व हो रही थी वर्तिकाग्र आज 10 बजे। ये 10 बजे रेडी हो गई है कि आ जाओ परागगण, आ जाओ 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 आ जाओ, 10 बजे रेडी हो गई। ठीक है,
लेकिन ये कह रहे हैं नहीं हम अभी परिपक्व नहीं हुए, हमें अभी टाइम लगेगा, 10-15 दिन और लगेंगे। ये कह रही है, ये परागकण कह रहे हैं या परागकोश फटने में अभी 10 दिन और लगा रहा है। यानी दोनों का परिपक्वन काल डिफरेंट है। तो क्या चांसेस यहां पर स्वयं परागण के होंगे? सर टेम लगेगा? हाँ टेम लगेगा। जल्दी से मुझे बताइए, दोनों के परिपक्वन में दोनों के ग्रहण करने की क्षमता जो है, इसकी ग्रहण करने की क्षमता और इसकी फटने की जो क्षमता है, यानी दोनों का परिपक्वन अगर सेम टाइम पर नहीं हो रहा तो क्या स्वयं परागण होएगा? नहीं। तो स्वयं परागण कराने के लिए दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सर इन दोनों का परिपक्वन सेम टाइम पर होना चाहिए। यानी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? सर पराग का उत्सर्जन और वर्तिकाग्र की ग्रहणशीलता, दोनों का काल, दोनों का समय समान होना चाहिए। अब समान को हम क्या बोलेंगे? समकालिकता का मतलब काल यानी टाइम, यानी दोनों का टाइम पीरियड जो है उसमें सेम टाइम पर ये निकलने चाहिए और सेम टाइम पर ये ग्रहण करने की क्षमता रखनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं समकालिता। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सेम कालिता। सेम टाइम पर दोनों परिपक्व हो रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर है? समकाल पक्वता बोल देते हैं। क्लियर है? सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी आएगा वर्ड, फिर भी लिख देता हूं, होमोगेमी कहा जाता है इसको। और जो डिफरेंट टाइम पर होता है उसको हम भिन्न काल पक्वता या विषम काल पक्वता इंग्लिश में बोलते हैं, डाइकोगेमी बोलते हैं। आएंगे वो वर्ड, आएंगे, टेंशन मत ले, सब आएगा। अभी जिस फ्लो में चल रहे हैं ना, जिस फ्लो में चल रहे हैं, बस समझते चलो। ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है। एनसीईआरटी के तुम 2 शब्द आगे के पढ़ लेते हो, फिर क्लास में आकर डिस्टर्ब करते हो। जो फ्लो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलने दो अपने आप को, है ना। बाकी सारी चीजों को साइड में रखो और फोकस जिस चीज पढ़ा रहा हूं उस पर रखो कि परागकण का निकलना और वर्तिकाग्र का ग्रहण करना, दोनों का टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए? सर सेम होना चाहिए, यानी समकाल पक्वता होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, क्या ये दोनों पास पास होने चाहिए कि दूर दूर होने चाहिए? ये पास पास होने चाहिए कि दूर दूर होने चाहिए? सिंपल बताइए, क्या ये दोनों पास पास होने चाहिए कि दूर दूर होने चाहिए? लो मेरे भाई गेमी, हाँ जी, पास पास होने चाहिए, यानी परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के करीब होने चाहिए। क्या ये 3 कंडीशंस फेवरेबल कंडीशन है स्वयं परागण के लिए? ये 3 कंडीशन होंगी तो स्वयं परागण होएगा कि परागकोश और वर्तिकाग्र पास पास है, फटेगा तो वहीं गिर जाएगा। दोनों का परिपक्वन, दोनों की इसकी ग्रहणशीलता और इसका निकलना, दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, समकाल पक्वता होनी चाहिए। और पुष्प कैसा होना चाहिए? सर द्विलिंगी होना चाहिए या उभयलिंगी होना चाहिए। ये सिंपल सी बातें समझ में आई कि इनमें कोई कंफ्यूजन था? यहां तक की बात समझ में आई या इनमें कोई कंफ्यूजन था? यहां तक की बात यहां तक की बात क्लियर है? पक्का क्रिस्टल क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सर सजात पुष्पी परागण। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि भैया वापस से देख लो, ये हम देख चुके थे। देखो ये कीड़ा आया, इस पुष्प पर आ रहा है, आ गया, यहां से परागकण गिरे इसके ऊपर, मतलब इसी के ऊपर गिर गए। अब ये यहीं पर इसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर आ गया, यहाँ पर छोड़ दिए परागकण। दिस इज कॉल्ड सजात पुष्पी परागण, जिसको हमने बोला जिटोनोगैमी। सिंपल। तो जिटोनोगैमी क्या था? सजात पुष्पी परागण क्या था? परागकणों का परागकोश से निकलना, एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतर। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, लाइन लिख लो। सजात पुष्पी परागण, जिसको हमने जिटोनोगैमी बोला, क्या हो रहा है? परागकणों का परागकोश से निकलना, कहां से? उसी पौधे के, यानी सेम पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतर। यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर तो स्थानांतरित हो रहा है, लेकिन 2 अलग अलग पौधे नहीं है, सेम पौधा है। हाँ जी, ठीक है, डन। सिंपल सा था। तो बेटा आनुवांशिक रूप से देखा जाए तो किसके जैसा है? स्वयं परागण के जैसा। लेकिन कार्यात्मक रूप से देखा जाए तो ये किसके जैसा है? पर परागण के जैसा। हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, बार बार ऐसे करते रहे, डिस्कस करते रहे तो एक ही चीज रिपीटेटिवली डिस्कस करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, समझा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ पर नेक्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला जो बिंदु है ध्यान से देखिएगा।
सॉरी, अगला बिंदु अभी ध्यान से देखेंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। जिटोनोगेमी में क्या शामिल है? सर अनुन्मिल्य उन्मील आ रहा है। अरे भाई थम जा, रुक जा, आ रहा है, अनुन्मिल्य उन्मील आएगा, लगा भाई। जिटोनोगेमी में क्या शामिल है? राजा कुमार, बजाऊं तेरा बाजा है? क्या आंसर लगा रहा है? ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ो बेटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से पढ़ लिया। जिटोनोगेमी में क्या था सर? जिटोनोगेमी क्या थी बेटा? अभी पीछे तो पढ़ा। जिटोनोगेमी सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में क्या था? उसी पौधे के दूसरे फूल के पराग द्वारा एक फूल का निषेचन। उसी पौधे में हो रहा था ना, प्लांट सेम था, उसके एक फूल से दूसरे फूल में क्या हो रहा था? परागकण जा रहे थे। खत्म, सीधा सीधा। अब हिंदी भी सिखानी पड़ेगी क्या? उसी फूल के पराग द्वारा फूल का, उसी फूल का निषेचन, उसी फूल के अंदर पराग कणों का द्वारा निषेचन, ये तो स्वयं परागण था। उसी आबादी के दूसरे पौधे के फूल के बीच में परागण, सर पर परागण था। दूर की आबादी में ये भी पर परागण होएगा, चाहे दूर की आबादी हो चाहे पास पास की आबादी हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है ना। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, सीधा सीधा। चलिए आगे बढ़ते बेटा, यहां पर जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे, तुरंत आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पराग कणों की आवश्यकता रखता है लेकिन, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा परागण को मतलब क्या है? परागण कारक। ये क्या है? परागण कारक को लिख दिया है। निम्नलिखित में से कौन परागण कारकों की आवश्यकता रखता है लेकिन आनुवांशिक रूप से ऑटोगेमी के समान होता है? मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। जिटोनोगेमी जो था वो क्या होता है? हमारा सजात पुष्पी परागण। बाकी जीनोगेमी क्या होता है? पर परागण होता है, याद रखना। जेनोगेमी इज पर परागण। एपोगेमी क्या होता है? ये इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, जिसमें एक टॉपिक आएगा असंग जनन, वहां पर पढ़ेंगे एपोगेमी, एपोस्पोरी, वहां पर आता है ये। क्लिस्टोगेमी बस अब ये पढ़ने वाले हैं, जिसको हम अनुन्मिल्य पुष्प बोलते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिटोनोगेमी। आइएगा बेटा, यहाँ पर हमने पॉलिनेशन पढ़ा। पॉलिनेशन क्या होता है ये समझा। 3 प्रकार का होता है, जिसमें स्वयं परागण हमने देखा, सजात पुष्पी परागण का मीनिंग देखा। स्वयं परागण के लिए अभी क्या क्या अनुकूलन है, उसके लिए क्या क्या परिस्थिति है, वो भी पढ़ना है, एग्जाम्पल्स अभी देखने हैं। अभी जस्ट हम ओवरव्यू देख रहे थे। नाउ नेक्स्ट इज जीनोगेमी या पर परागण या एलोगेमी। ये वर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो पर परागण जो होता है, ये 2 अलग अलग पादपों के बीच में होता है, लेकिन वो पादप जो होते हैं वो समान जाति के होते हैं। तो यहाँ पर परागकण जो है वो पराग कोश से जा रहे हैं। हाँ सर, कहाँ पर जा रहे हैं? दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं, और वो दोनों पुष्प अलग अलग पादपों के हैं। तो दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा परागण है जहां पर आनुवांशिकता रूप अगर देखा जाए तो आनुवांशिकता के आधार पर क्या पाई जा रही है सर? भिन्नता पाई जा रही है। क्या पाई जाएगी सर? भिन्नता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? भिन्नता पाई जाएगी। क्या ये सिंपल से दोनों बिंदु आपको समझ में आए हैं, या इनमें कोई बिंदु आपको समझ में नहीं आया है? सिंपल, ये हम पीछे भी लिख चुके हैं सर। पर परागण क्या था? जहां पर पराग, ये हम पीछे भी लिख चुके हैं सर। पर परागण क्या था? जहां पर भिन्न भिन्न पादप हैं, समान जाति के हैं,
पुष्पों के बीच में उनके क्या हो रहा है, परागण हो रहा है, परपरागण। आनुवांशिकता अगर देखी जाए तो क्या मिल रही है, भिन्नता पाई जा रही है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, बस थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया लाइनों को अच्छे अच्छे वर्ड्स में। यह परागण एकमात्र ऐसा परागण है जहां पर जिस परागण के दौरान आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों को वर्तिकाग्र पर लाया जा रहा है। हमने शॉर्ट में लिख दिया, भाई साहब क्या पाई जा रही है, आनुवांशिक रूप से भिन्नता पाई जाएगी। सिंपल, डन। सर पोल हटा दो, पोल हटा दो। चलिए जी आगे बढ़े, यहां पर आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। अरे यार फिर से वो दिखा दिया, ये जरा देख लीजिएगा, वही चीज ऑलरेडी देख चुके हो आप। यहां से उठा और ये आया, ये कीड़ा आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है यहाँ पर, इस पुष्प पर आया, गिरे इसके ऊपर, और यहाँ से उड़ते 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 यहाँ चला गया। तो वो चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है सर, एक लिंगी कौन सा, आइए डिस्कस करते बेटा। कुछ और एक दो क्वेश्चन कर लेते, फिर एक लिंगी कौन सा है, द्विलिंगी कौन सा आ रहा है, फटाफट इसका आंसर करेंगे। क्या ही करेंगे। क्या ही क्वेश्चन है, सिंपल सा। एक फूल के परागकण किसी दूसरे पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते तो इसको हम क्या बोलते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जिटोनोगेमी लगा रहे हैं। तुम्हारे गाल पे दो दो जिटोनो लगा दूं ना मैं, सामने होते, दो गाल पे जिटोनो पड़ते, जिटोनोगेमी। दिखाई नहीं दे रहा, दूसरे पौधे पर जा रहे हैं। जिटोनोगेमी क्या था, सेम पौधे पर जाना, जिटोनोगेमी है। या तो एलोगेमी या जीनोगेमी या परपरागण या परनिषेचन का है, ध्यान में नहीं सुनते हो। एक बार में क्यों नहीं दिमाग में फिट होती है बात, एक ही बार में। क्या बोलेंगे उसको, जीनोगेमी। ऑटोगेमी नहीं बोला, होमोगेमी नहीं बोला, क्या बोला था सर, जेनोगेमी बोला था या एलोगेमी बोला था या परपरागण बोला था या क्रॉस पॉलिनेशन बोला था या परनिषेचन बोला था। याद क्यों नहीं रखते हो तुम, है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। हालांकि मैक्सिमम बच्चों ने लगाया, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो ये आंसर लगा रहे थे, और अगर लगा रहे थे तो यार कुछ कुछ होता है। ऐसे मत किया करो बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एक लिंगी द्विलिंगी, जो बहुत देर से अरे एक लिंगी कौन से हैं, द्विलिंगी कौन से हैं, है ना। आइएगा, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है प्लांट। प्लांट का मतलब पादप। ओहो सर बहुत तगड़ी चीज बता दी आपने। मैंने बोला पादप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, माथा घूम जाएगा अगर ध्यान से नहीं सुना तो। मैंने बोला प्लांट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोशियस, जिसको हिंदी में द्विलिंगी या उभयलिंगी बोलते हैं, और एक होता है डायशियस, जिसको हम एक लिंगी या एक लिंगाश्री बोलते हैं। एक सेकंड रुक जा चरणजीत सिंह, एक सेकंड रुक जाएगा, पेशेंस रख लेगा चरणजीत सिंह, एक सेकंड। ये दोनों वर्ड सुनने के बाद एक प्रश्न मैं पूछने वाला हूं, जरा जल्दी से मुझे बताना बेटा। फटाफट मुझे बताएंगे। यहां पर पाया जा रहा है स्त्री केसर, बताओ जल्दी से, ये द्विलिंगी है कि एक लिंगी है, फटाफट। ये द्विलिंगी है कि एक लिंगी है, बस हमको पता था, तुम ढेर हो गए, तुम फिसल गए। एक बालक कह रहे सर यहां पर ना इंग्लिश हमको गलत लिख रही है सर, यहां पर द्वि लिखा हुआ है और यहां मोनो लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ, मैं भी तुम्हारी जगह होता, मैं भी अपने मास्टर से ये कहता, सर कहीं गलती तो नहीं है, यहाँ हिंदी में तो द्वि लिखा हुआ है, इंग्लिश में मोनो लिखा हुआ है, उल्टा तो नहीं हो गया कहीं, ये मोनो इधर तो नहीं आना था और ये डाई इधर तो नहीं आना था। नहीं बेटा, सही है, ये सही है बिल्कुल। यहां पर एक्चुअली ये जो वर्ड है ना मोनोशियस और द्विलिंगी, इन दोनों का मीनिंग ही अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है।
सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बस कमेंट बंद कर दो अपने और पूरा फोकस सुनने पर लगना। अगले 10-15 मिनट के लिए अपने हाथों को ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे रखना और पूरा फोकस कहां से, इस कान से और इस कान से सुनते हुए दिमाग में चीज जानी चाहिए। तुम्हारे हाथ ज्यादा चलते, दिमाग कम चलता है ना, तो प्लीज दिमाग चलाना। पोल हटा दो, पोल हटा तो पड़ा है, कहां है पोल, हटा तो पड़ा है पोल। यस, ध्यान से सुनना। देखिए, मोनोशियस में मोनो का मतलब तो समझ में आता है, एक, है ना, और इशियस जो होता है उसका मीनिंग होता है हाउस, एक घर, ठीक है। डाई का मतलब होता है दो, और वही सेम इशियस का मतलब होता है क्या, घर, हाउस। ये तो हो गए इन दोनों शब्दों के मीनिंग हिंदी में। अब आ जाते हैं इस शब्द का मतलब। अब यहां पर द्वि का मतलब क्या है, दो, और लिंगी का मतलब लैंगिक अंग। यानी शरीर तो एक है, घर तो एक है, लेकिन उस पे लैंगिक अंग दो हैं। कितने बच्चे समझे? ये वाला वर्ड किस रेस्पेक्ट में है, ये वाला वर्ड किस रेस्पेक्ट में, बॉडी के रेस्पेक्ट में, कि बॉडी तो एक है जिसपे लैंगिक अंग दो है। डन। अब यहां पर देखना, अब सर यहां पर क्या दो घर है, घर दो है क्या, यस, दो अलग अलग बॉडी हैं, दो अलग अलग घर हैं, और हर एक घर पर एक प्रकार का लैंगिक अंग है। इस पर अगर पुंकेसर है तो इस पर स्त्री केसर है। बताओ प्रभु, आपको मीनिंग समझ में आया? हमारा काम जो है वो सीधा सा है, क्या, जो चीज टिपिकल है, जो चीज ना समझ में आए उसको समझाओ। तुम्हारा काम है सुनने के बाद, समझने के बाद याद रखो, खत्म, इतना सही है, इतनी सी बात थी। मीनिंग क्लियर है? चले आगे। अब आ जाते हैं इस वाले प्रश्न पर। तो साहब यहां पर ये जो दोनों शब्द जो थे इनके मीनिंग अलग अलग थे, हमने क्लियर आउट कर दिए आपको। अब आ जाते हैं इधर। मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा जी, बाबूजी, बताओ हमको ये क्या है, एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? यहां पर ये स्त्री केसर, स्त्री केसर, पुंकेसर, बताओ क्या है ये, एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? अगर मोनोशियस डायशियस भूल जाऊं ना तो कैसे याद रखना है, जैसे मैंने याद रखा था, आप भी ऐसे याद रख लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये वाला वर्ड याद रख लेना, इजीली याद हो जाता है, मीनिंग भी इजी। द्विलिंगी, दो लैंगिक अंग है, एक लिंगी, एक लैंगिक अंग। अब द्वि है, इसका इंग्लिश में उल्टा कर देना मोनोशियस, सिंपल। यस, बताइए ये द्विलिंगी है कि एक लिंगी है? क्या ये द्विलिंगी है कि एक लिंगी है? ये द्विलिंगी है कि एक लिंगी है? बेटा ये द्विलिंगी पादप है, लेकिन एक लिंगी पुष्प है। देखते कितने बच्चे समझ पाते हैं। सोचो, लगाओ दिमाग, सोचो। मैं एक शरीर हूं और इस शरीर पर दोनों लैंगिक अंग है, नर भी है मादा भी, हालांकि है नहीं, जस्ट समझाने के लिए। मैं एक शरीर हूं सोनू निषाद, मेरे को पता है तेरा दिमाग कहां जा रहा है। मैं एक शरीर हूं, ठीक है, और इस बॉडी पर दोनों लैंगिक अंग मिल रहे हैं। हंसो मत, फोकस करो पढ़ाई पर। एक शरीर है जिस पर दोनों लैंगिक अंग मिल रहे हैं, तो शरीर क्या कहलाएगा, द्विलिंगी कि एक लिंगी? जल्दी बता, शरीर क्या कहलाएगा, शरीर क्या कहलाएगा? जोच, ये प्लांट क्या कहलाएगा,
ये प्लांट क्या कहलाएगा? सोच, इस पूरे प्लांट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, यानी एक प्लांट पर, इस प्लांट पर, इस पादप पर दोनों लैंगिक अंग है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर मैं इस पुष्प की बात करूं, ये पुष्प कैसा है? मैंने कहा इसके पास तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इससे सिर्फ स्त्री के सर, यानी ये पुष्प कैसा है? एक लिंगी। सर ये पुष्प, ये भी एक लिंगी। सर ये पुष्प, ये भी एक लिंगी, यानी पुष्प तो एक लिंगी है लेकिन पादप द्विलिंगी है। बताओ बालकों, आपको बात समझ में आई? सर फ्रॉग, फ्रॉग कहां से आ गया यार यहां पर? बहुत बुरी हालत है बाबू, फ्रॉग कहां से आ गया यहां पर? फ्रॉग बेटा एक लिंगी होता है, और फ्रॉग का यहां से क्या संबंध है बेटा? तू तो यार बिल्कुल ही भोंदू लाल निकला जो तूने यहां पर फ्रॉग लिख दिया। यस, तो प्लांट जो है वो तो द्विलिंगी है लेकिन पुष्प कैसा है? एक लिंगी है। अब यही चीज बेटा जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। मैं फटाफट 3 कंडीशन बता रहा हूं, आप मुझे जल्दी से बताइएगा, टाइम फिर खत्म होने वाला है। जल्दी से बताइएगा। ये देख, फटाफट देख, जल्दी से देख, इधर देख। सर ये पहली कंडीशन, जल्दी से आपने बताना है। सर ये दूसरी कंडीशन, जल्दी से आपने बताना है। सर क्या बताना है? 1 मिनट बनाने तो दे। सर ये दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा यहां पर स्त्री केसर, मैंने कहा यहां पर पुंकेसर, मैंने कहा यहां पर पुंकेसर, यहां पर पुंकेसर, मैंने कहा यहां पर स्त्री केसर, यहां पर स्त्री केसर। सर ये तो 3 हो गए। मैंने कहा एक और चौथा, मैंने कहा एक चौथी कंडीशन और लेंगे। सर कौन सी लेंगे? मैंने कहा देखो बाबू, इधर देखो। मैंने कहा ये चौथी कंडीशन, ये चौथी कंडीशन। अब फटाफट मुझे बताओगे, जल्दी से मुझे बताओगे, यहां पर प्लांट कैसा और पुष्प कैसा है? जल्दी से सोचना है। मैं जैसे जैसे लिखता जाऊं आप सोचना कि आप वही सोच रहे हो जो मैं लिख रहा हूं। इन चारों कंडीशन में पहले तो जो मैं लिख रहा हूं आप वही सोच रहे हो। प्लांट यहां पर कैसा है? सर यहां पर प्लांट द्विलिंगी है। क्यों सर? क्योंकि इस प्लांट पर पुंकेसर भी है, स्त्री केसर, तो द्विलिंगी है। मैंने कहा ठीक है। पुष्प कैसा है? सर एक लिंगी है। यहां पर प्लांट कैसा है? सर यहां पर प्लांट एक लिंगी है और पुष्प जो है वो भी एक लिंगी है। यहां पर प्लांट एक लिंगी है और पुष्प भी एक लिंगी है। यहां पर प्लांट भी द्विलिंगी है और पुष्प भी द्विलिंगी है। देखते हैं, पहले तो आप मुझे बताइए, क्या आपको ये देखकर समझ में आ रहा है कि ये भी नहीं आया है? पहले तो आराम से देखिए ये कंडीशंस, कि आपको ये समझ में आई है या ये भी नहीं आई है? आया या नहीं आया? जिनको नहीं आया क्लास से भाग जाओ, थोड़े से छींटे मारो अपने मुंह पर और जागो नींद से। आ गया पक्का? सामने इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, पक्का आ रही है? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप मुझे बताइएगा। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। ऊपर सरका देते हैं इसको। बोलो भैया। फटाफट इस फर्स्ट कंडीशन में जल्दी से मुझे बताएंगे, स्वयं परागण होगा कि नहीं होएगा? स्वयं परागण, सजात पुष्पी परागण, अपने आप। दिमाग जब तक अपने आप नहीं चलाओगे सामने वाले का कोई फायदा नहीं है। सजात पुष्पी परागण यहां पर होगा कि नहीं होगा?
और पर परागण। इसमें ये 3 कंडीशन आपने बतानी है, सेम टू सेम इसमें बतानी है, सेम टू सेम इसमें बतानी है, सेम टू सेम इसमें बतानी है। ठीक है, आराम से सोचना है बेटा। यस, आइए देखते हैं। सबसे पहला स्वयं परागण। क्या यहां स्वयं परागण है? इधर देखिएगा, अपनी कॉपी में लिख लेना, नोट्स बनाते हुए सोचना। क्या यहां पर स्वयं परागण होएगा? सर ये तो पुंकेसर होएगा नहीं। सर यहां स्त्री केसर है, स्वयं परागण के लिए तो द्विलिंगिता होनी चाहिए, तो स्वयं परागण नहीं होगा गुरु। मैंने कहा ठीक है, जो मैं पूछता जाऊं उस पर आंसर देना, जो मैं पूछता जाऊं उस पर आंसर देना। सजात पुष्पी परागण यहां पर होगा, सजात पुष्पी परागण यहां पर होगा। जल्दी से आंसर होगा कि नहीं होएगा? सर यहां से परागकण चले गए तो बिल्कुल होगा। हो गया, हो गया, हो गया। सर क्या पर परागण होगा? क्या पर परागण होएगा इस प्लांट पर? हाँ, इस प्लांट पर परागण होएगा। हाँ, लेकिन इस प्लांट के कौन से पुष्प में होएगा? इसमें होएगा क्या? नहीं सर, इसमें होएगा। मादा पुष्प में होएगा ना, इसमें होएगा ना, इस पुष्प में होएगा ना। हाँ सर, कहीं और से कोई आ गया परागकण, हो गया तो यस सर, पर परागण भी होगा। डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आ जाते हैं इस पर जल्दी से। क्या यहां स्वयं परागण होगा? इसमें नहीं, इसमें नहीं, नहीं। क्या यहां पर सजात पुष्पी परागण होगा? अरे परागकण ही नहीं है, परागकण ही नहीं है, तो कहां से करोगे सजात पुष्पी परागण? क्या यहां पर परागण होगा? हाँ, मैं बस यही देखने वाला था, कौन बोलेगा हाँ बेटा पुंकेसर है ये। पर परागण क्या था? एक पुष्प के परागकणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जाना, जाना, आना नहीं, जाना। ये पुष्प पर परागण दर्शाएगा, लेकिन क्या इस पर ग्रहण होंगे परागकण? क्या ये पर परागण दर्शाएगा? हाँ, लेकिन क्या इस पर परागण होगा? नहीं। मीनिंग समझ में आ रहा है? क्या ये रिस्पॉन्सिबल है पर परागण के लिए? सोच, पर परागण क्या था? एक पेड़ से परागकणों का वर्तिकाग्र पर दूसरे पेड़ की वर्तिकाग्र पर जाना। अब यहां से सोचना, ध्यान से सुनना, यहां से अगर यहां जाएंगे, यहां से अगर यहां जाएंगे, तो क्या ये पर परागण में इन्वॉल्व है? हाँ। क्या ये भी पर परागण में इन्वॉल्व है? हाँ। यानी ये पर परागण में सम्मिलित हो रहा है ये, और ये भी पर परागण में सम्मिलित हो रहा है। तो याद रखना, एक लिंगी पादप या पुष्प में केवल और केवल क्या पाया जाता है? पर परागण पाया जाता है, न ही स्वयं परागण, न ही सजात पुष्पी परागण, ओनली एंड ओनली पर परागण। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये चीज क्लियर हुई है? पहले तो सोचो, यहां से परागकण अगर इसके यहां जा रहे हैं, तो क्या ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? पर परागण में कर रहा है ना? ये नहीं कर रहा? कर रहा है ये भी। लेकिन क्या ये अगली पीढ़ी बनाएगा? नहीं सर। बीज बनाएगा? नहीं सर, बीज तो ये बनाएगा। डन। तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी प्लांट अगर कैसा है, एक लिंगी है, या पुष्प अगर एक लिंगी है, तो पर परागण उनके बीच में होएगा। लेकिन अगली पीढ़ी कौन लेकर आएगा? मम्मी लेकर आएगी कि पापा लेकर आएंगे? सर मम्मी लेकर आएगी, यानी स्त्री के सर लेकर आएगी। डन। फटाफट इधर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। स्वयं परागण होगा? हाँ सर, यहाँ के डिच्चिक डिच्चिक यहाँ गिर गए, स्वयं परागण होएगा। यहाँ गिर गए, डिच्चिक डिच्चिक, स्वयं परागण होएगा। क्या सजात पुष्पी परागण होएगा? क्या सजात पुष्पी परागण होएगा? क्या सजात पुष्पी परागण होएगा? यहां से निकलकर यहां आ सकते हैं, यहां से निकलकर यहां आ सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर होएगा, कहां से होएगा लल्लूलाल? ये पुष्प बंद है, ये पुष्प बंद है। सर पहले काहे नहीं बताते हो? ये पुष्प खुले हुए हैं।
ये पुष्प खुला हुआ है, ये पुष्प खुला हुआ है, वो खुला हुआ है, ये खुले हुए हैं, ये खुला हुआ है, ये बंद है। और अगर चीटिंग है सर, चीटिंग है, चीटिंग करते हो सर हमारे साथ, हाँ जी, ये पुष्प बंद है। और अगर पुष्प ही बंद है तो कहां से कराएगा सजात पुष्पी परागण? तो याद रखना, पादप अगर पुष्प अगर द्विलिंगी है, पुष्प अगर द्विलिंगी है तो ऐसे ज्यादातर पुष्प जो होते हैं उनकी पंखुड़ियां बंद होती है। और पंखुड़ियां अगर बंद है तो याद रखना सजात पुष्पी परागण भी नहीं होगा, पर परागण भी नहीं होएगा। ऐसे पुष्पों को, ऐसे बंद पुष्पों को, ऐसे बंद पुष्पों को, ऐसे बंद पुष्प को क्या कहा जाता है? अनुन्मिल्य पुष्प कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अनुन्मिल्य कहा जाता है, क्लिस्टोगेमस कहा जाता है। लेकिन किंतु परंतु, लेकिन आपका सवाल ये भी तो हो सकता है कि सर जरूरी थोड़ी ना सारे के सारे खुले हो, कुछ बंद भी तो हो सकता है। सर जरूरी थोड़ी ना सारे के सारे बंद हो, कुछ खुले भी हो सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, खुले भी हो सकते हैं, खुले भी हो सकते हैं। और अगर खुले हैं तो सर पर परागण तो यहां पर भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड करता है कि खुला है या बंद है। लेकिन मैंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको बताया, आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है ज्यादातर जो द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं या द्विलिंगी पादप जो होते हैं बंद होते हैं, क्लिस्टोगेमस होते हैं, अनुन्मिल्य होते हैं। और अगर होंगे तो ओनली क्या होएगा? सर स्वपरागण। ठीक है। और सर अगर खुले होते हैं तो ऐसे पुष्पों को क्या बोला जाता है? जो खुले पुष्प होते हैं, तो बेटा जो खुले होते हैं ना, जिनकी पंखुड़ियां खुली होती हैं, इनको हम बोलते हैं उन्मील। क्या नाम देते हैं? उन्मील बोलते हैं, चेस्मोगेमस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? उन्मील चेस्मोगेमस बोलते हैं। साइड में लिख देता हूं यहां पर, उन्मील चेस्मोगेमस। ठीक है, डन। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है? सभी बच्चों को यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं? नहीं सर टाइम हो गया, आई नो। कल इसके आगे करेंगे। यहां पर ये इसका एक डायग्राम दिखा देता हूं, फटाफट देख लीजिए, देखने से पता लग रहा है। इस प्लांट पर स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है। इस प्लांट पर स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है। हम यहाँ पर पुष्प नहीं देख रहे थे, इसलिए स्पेसिफिकली मैंने जोड़ दिया था कि बेटा देख यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्लांट। प्लांट क्या लिखा हुआ है? प्लांट। हम प्लांट की बात कर रहे हैं। सर लास्ट वाला द्विलिंगी कैसे है सर? तो हॉर्लिक्स खा, बॉर्मीटा खा बेटा थोड़ा सा, तब तेरे को पता लगेगा कि लास्ट वाला सर, ये लास्ट वाला द्विलिंगी कैसे है। तो हॉर्लिक्स या बॉर्मीटा खा, तेरे को तब पता लगेगा कि लास्ट वाला द्विलिंगी कैसे है। ठीक है आतिश सक्सेना? हाँ जी ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको ये द्विलिंगी कैसे है? प्लांट द्विलिंगी है, पुष्प की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट। ठीक है, दिख रहा है प्लांट। स्त्री केसर भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, पुंकेसर भी दिख रहा है। तो दिस प्लांट इज द्विलिंगी, दिस प्लांट इज द्विलिंगी। ठीक है, डन, क्लियर है? कल इसके आगे करेंगे, नहीं तो ज्यादा फिर कंफ्यूज्ड हो जाओगे आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कैसे कौन से इलेक्शन में खड़े हो रहे हो? जिनको अभी लास्ट वाला टॉपिक में कंफ्यूजन था, मैं एक काम करता हूं, कल जो मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा, सुनो, कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारी स्लाइड में भेज रहा हूं। प्लीज उन स्लाइडों को एक बार देख कर आ जाना, अच्छा लगेगा। आप पहले से पढ़कर आएंगे तो चीजें भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं कल के लेक्चर की ऑलरेडी स्लाइड भेज रहा हूं, पढ़कर आइएगा। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।